हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक ऐसी आदमखोर बाघिन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक ज़माने में इंडिया और नेपाल दो देशों में आतंक मचा रखा था। और इस आदमखोर बाघिन से छुटकारा दिलाने वाले शख्स थे जिम कॉर्बेट, जिन्हें प्यार से लोग कॉर्बेट साहब भी कहते थे। मैं ये कहानी थोड़ी शॉर्ट में सुनाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अगर पूरी कहानी डिटेल में सुनाई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं चंपावत की आदमखोर टाइग्रेस की कहानी। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस द स्टोरीज ऑफ सम ऑफ इंडियाज़ आइकॉनिक टाइगर्स। चंपावत टाइग्रेस की कहानी इंसान और जंगल के बीच के सबसे खौफनाक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक मानी जाती है। ये टाइग्रेस इतिहास की सबसे खूंखार आदमखोर थी, जिसने नेपाल और इंडिया में मिलाकर लगभग 436 लोगों को मारा था। कहते हैं कि ये ऑफिशियल आंकड़ा है, असल में उसने इससे कहीं ज़्यादा लोगों को मारा था। आज भी इसका नाम सुनते ही कुमाऊं और नेपाल के उन पहाड़ी इलाकों की वो दहशत याद आ जाती है जब लोग जंगल का नाम सुनकर ही कांप उठते थे। चंपावत टाइग्रेस असल में नेपाल के जंगलों में रहती थी। शुरुआत में वो एक नॉर्मल टाइग्रेस की तरह डियर, वाइल्ड बोर और दूसरे जानवरों का शिकार करती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स और जिम कॉर्बेट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक दिन किसी हंटर की गोली उसके मुंह पर लगी। इस इंजरी ने उसके कनाइन दांतों को बुरी तरह तोड़ दिया। जब जिम कॉर्बेट ने उसे मारा था और उसकी बॉडी को एग्जामिन किया गया, तब पता चला कि उसके दाईं तरफ के ऊपर और नीचे के कैनाइन टूट चुके थे। एक टाइग्रेस के लिए कैनाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही उसका प्राइमरी हंटिंग वेपन होता है। इंजर्ड होने के बाद वो तेज़ दौड़ने वाले शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो गई। भूख और सर्वाइवल की मजबूरी ने उसे इंसानों को टारगेट करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इंसान उसके लिए हिरन या जंगली सूअर को पकड़ने की तुलना में आसान शिकार थे। इस तरह एक नॉर्मल टाइग्रेस धीरे धीरे आदमखोर बन गई। 1890 के अंत में नेपाल में इंसानों पर उसके हमले शुरू हुए। पहले लोगों को लगा कि अलग अलग टाइगर्स इन हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग लगातार जंगल की पगडंडियों से और गांव के आसपास से गायब हो रहे थे। औरतों और बच्चों का शिकार वो सबसे ज़्यादा करती थी, क्योंकि वो लकड़ी, घास और पानी लेने जंगल में जाते थे। टाइग्रेस ने इंसानों की रूटीन समझ ली थी और वो दिन के उजाले में ही अटैक करने लगी। जिम कॉर्बेट ने बाद में अपनी किताब में लिखा था कि उसके लगभग सारे हमले ही दिन में हुए, एक भी रात में नहीं हुआ था। धीरे धीरे पूरे नेपाल में डर का माहौल बन गया। लोग खेतों में जाना बंद करने लगे। कई गांव लगभग खाली हो गए। वो बाघिन इतनी बोल्ड हो गई थी कि वो दिन के वक्त गांव के पास आकर लोगों का शिकार कर लेती थी और लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। नेपाल सरकार ने उसे मारने के लिए शिकारियों और आर्मी तक को लगा दिया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और उसका आतंक बढ़ता ही गया। कई बार उसको घेरने की कोशिश हुई, लेकिन वो इतनी शातिर हो चुकी थी कि हर बार बच निकलती थी। आखिरकार एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद टाइग्रेस नेपाल से भागकर शारदा नदी को पार करके इंडिया के कुमाऊं इलाके में आ गई, जो आज उत्तराखंड में है। इंडिया आने के बाद उसका आतंक और बढ़ गया। चंपावत डिस्ट्रिक्ट उसका मेन शिकारगाह बन गया और इसी वजह से वो चंपावत टाइग्रेस के नाम से मशहूर हुई। कहते हैं कि वो एक दिन में 30 किलोमीटर तक
चलती थी। हुमायूं के गांव में लोग लगातार डर के माहौल में जी रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों को घर के बाहर भेजने से डरते थे और लोग ग्रुप्स में चलने लगे। 1907 में एक खौफनाक हादसा हुआ जिसने पूरे कुमाऊं इलाके को हिला दिया। फंगर गांव के पास एक 16 साल की लड़की प्रेमिका देवी घास काट रही थी जब टाइग्रस ने दिन के उजाले में उस पर हमला कर दिया। ये हमला गांव वालों के सामने हुआ, लेकिन कोई भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ सका। इस हादसे के बाद ब्रिटिश सरकार ने फाइनली जिम कॉर्बेट को बुलाया। जिम कॉर्बेट उस वक्त कुमाऊं के सबसे माने हुए शिकारी थे, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह सिर्फ जानवर मारने वाले आदमी नहीं थे। वो वाइल्ड लाइफ का दिल से आदर करते थे और समझते थे कि मैन ईटर्स अक्सर इंजरी या मजबूरी की वजह से बनते हैं। जिम कॉर्बेट ने चंपावत पहुंचकर गांव वालों से बात की और बहुत सी जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने टाइग्रस के पंजों के निशानों को स्टडी किया और टाइग्रस की मूवमेंट समझने की कोशिश की। प्रेमिका देवी, जिसको हाल ही में चंपावत टाइग्रस ने मारा था, उसका ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए जिम कॉर्बेट टाइग्रस के काफ़ी करीब पहुंच गए, लेकिन क्लियर शॉट नहीं मिल पाया। अगले दिन कॉर्बेट ने लगभग 300 गांव वालों के साथ एक बहुत बड़ी बीट ऑर्गेनाइज की। लोग ड्रम बजा रहे थे और शोर करते हुए टाइग्रस को एक संकरी घाटी की तरफ दौड़ा रहे थे। ये ऑपरेशन बहुत ही ख़तरनाक था क्योंकि टाइग्रस किसी भी डायरेक्शन से आ सकती थी और गांव वालों पे हमला कर सकती थी। आखिरकार 12 मई 1907 को फाइनली वो क्षण आया जब टाइग्रस अचानक कॉर्बेट के सामने आ गई। बहुत क्लोज रेंज पर कॉर्बेट ने बहुत सी गोलियां चलाईं और आखिरकार चंपावत टाइग्रस को मार गिराया। सालों का आतंक खत्म हो चुका था। उसकी बॉडी की जांच में ये कंफर्म हुआ कि उसके कैनाइन बुरी तरह डैमेज थे। कॉर्बेट ने लिखा है कि अगर वो इंजर ना हुई होती तो शायद कभी मैन ईटर नहीं बनती। चंपावत टाइग्रस की डेथ के बाद कुमाऊं और नेपाल के लोगों ने चैन की सांस ली। सालों बाद लोग बिना डर के जंगल और खेतों में जा पा रहे थे। ये कहानी बाद में कॉर्बेट की फेमस बुक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में डिटेल से लिखी गई और दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज भी चंपावत टाइग्रस को हिस्ट्री की सबसे खूंखार आदमखोर टाइग्रस माना जाता है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक खौफनाक कातिल की कहानी नहीं है। ये एक इंजर्ड टाइग्रस की ट्रैजिक कहानी भी है जो सर्वाइवल के लिए मजबूरन इंसानों का शिकार करने लगी। चंपावत टाइग्रस आज भी हमें याद दिलाती है कि जंगल और इंसान के बीच का संतुलन कितना नाजुक है। इसी बात पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। जल्द ही मिलते हैं एक और टाइगर की कहानी के साथ जिसने जंगल में अपनी छाप छोड़ी। जय हिंद।